वेलकम टू यूपीएससी 5। लेट्स डू इट टुगेदर। तो दोस्तों लेक्चर 7 आज हम एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे कि क्यों इनको पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, क्यों ये टैग इनको मिला, ना कि इनके जो गुरु थे प्लेटो या प्लेटो के गुरु जो सॉक्रेट रहे हैं उनको नहीं मिला है। रियलिस्ट अप्रोच रखते थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थॉट्स एंड आइडियाज़ रहे हैं, आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल हैं। बहुत सारी बातें एरिस्टोटल के बारे में जानने में। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। तो एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है, नो वन इज टू ब्लेम फॉर योर फ्यूचर सिचुएशन दोस्तों बट यू योर सेल्फ, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन बिकम सक्सेसफुल। एंड आई होप मेरे लेक्चर्स आपको मदद करेंगे सक्सेसफुल बनने में। इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे। इंट्रोडक्शन टू एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एरिस्टोटल एक फंक्शनलिस्ट फिलोसफर थे या थिंकर थे, किस तरह से उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच रियलिस्ट अप्रोच रही है ज़िंदगी में, सारी डिटेल्स कहाँ पैदा हुए, क्या उनकी बुक्स हैं वगैरह, डिटेल्स सब जानेंगे। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस डिटेल में, काफ़ी डिटेल में जानेंगे प्लेटो एरिस्टोटल के बारे में, क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। कहा जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं आइदर दे आर प्लेटोनिक या वो सारे एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ है उससे मैच करते हैं। ये सब हम जानेंगे क्योंकि प्लेटो जो थे वो आइडलिस्ट थे और जो एरिस्टोटल थे वो रियलिस्ट थे। तो जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं दे आइदर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आइडलिज्म या रियलिज्म की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो फिर उसके बाद हम थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में थ्योरी ऑफ स्टेट दी है, बहुत सारी कोटेशंस है थ्योरी ऑफ स्टेट से रिलेटेड, वो सारी डिटेल में आज जानेंगे। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे आज दोस्तों। थ्योरी ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे। स्लेवरी इन्होंने जस्टिफाई की है, कहा है स्लेवरी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एथेंस एट दैट टाइम। ये आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक करने वाले हैं कवर। और नेक्स्ट लेक्चर में हमको थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड देन प्रॉपर्टी रेवोल्यूशन और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कंसीडर किया जाता है, कंट्रीब्यूशन क्या, प्रीवियस से पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी जो यूनिक फीचर मैंने अपने लेक्चर्स में ऐड किया, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल मैसिडोनिया में बॉर्न होते हैं, एथेनियन नहीं थे बाय बर्थ। तो इनके जो फादर और मदर थे ना वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो इसलिए इनकी जो अप्रोच रही है एरिस्टोटल की वो साइंटिफिक अप्रोच रही है। ये ग्रेटेस्ट डिसाइपल और ग्रेटेस्ट क्रिटिक रहे हैं प्लेटो के। देखिए क्रिटिक प्लेटो का कहना है यहाँ पे कुछ हद तक गलत होगा। एक्चुअली इन्होंने कोशिश की थी कि प्लेटो के जितने आइडियाज़ हैं उसको रिफॉर्म कर सकें, उसमें जितने डिफेक्ट्स थे, कमियाँ थी, लकूनास थे, उनको ओवरकम कर सकें और प्लेटो की जो थॉट्स हैं उनको और प्रैक्टिकल जो है बना सकें। बाकी अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, देखिए एरिस्टोटल जो हैं ये एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सॉक्रेट्स। सॉक्रेट जो थे फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं, और प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं दोस्तों। 3035 में ये अपनी एकेडमी लीसियम फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में ये पहले जब 17 साल के थे सिर्फ ये मैसिडोनिया से एथेन आते हैं प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन करने, वहाँ पढ़ते हैं। प्लेटो की 347 बीसी में डेथ हो जाती है, तो उस एकेडमी को ये आगे बढ़ाते हैं। बट फाइनली क्या होता है फिर इनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा कि फिर क्या होता है। उसके 343 बीसीई में किंग फिलिप II जो होते हैं वो उनको बुलाते हैं एरिस्टोटल को, अपने बेटा जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने सुना होगा, द ग्रेटेस्ट वॉरियर, इनकी एजुकेशन के लिए बुलाते हैं वहाँ पे वापस मैसिडोना। तो वहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद वापस आते हैं और ये 335 में अपनी बुक लिखना शुरू करते हैं। 345 से लिखना शुरू करते हैं, 345 तक 10 साल तक लिखते हैं, और कहीं ना कहीं ये फिर 335 में अपना इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म दोस्तों करते हैं। और फिर क्या देखिए यहाँ पे जो एरिस्टोटल है उसको इसलिए ग्रेटेस्ट थिंकर या ग्रेटेस्ट एंशियंट ग्रीक फिलोसफर माना जाता है बिकॉज ही वॉज रियलिस्ट इन हिज अप्रोच। ये मानते थे कि जो जितनी भी रियलिटी है ये सब हमारे आसपास है, मैटर में बिलीव करते थे। कहते थे वन शुड बी द वर्ल्डली वाइज रेदर देन द कि वो फिलोसफर या यूटोपियन आइडियाज़ जो हैं उस सब की तरफ जाने से अच्छा हमें रियलिस्ट अप्रोच रखनी चाहिए, कॉमन सेंस में बिलीव करना चाहिए। तो कहते हैं कि एंड कैन बी, जो हमारी सेंसिबल आइडिया जो रियलिटी है वो हम जान सकते हैं थ्रू अ सेंस ऑफ परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको मैं बताऊं इन जनरल, आपको दो टाइप की देखिए मेथोडोलॉजी होती है, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव होती है आपकी फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जो कुछ फैक्ट्स या कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप अपने कंक्लूजन्स देते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने जो इंडक्टिव मेथड अप्रोच किया अपने पॉलिटिकल थिंकिंग में, पॉलिटिकल थॉट्स में देने में, और जो प्लेटो थे उन्होंने डिडक्टिव मेथड का प्री कंक्लूजन्स कि हाँ भाई फिलोसफर किंग आएगा वो जस्टिस लाएगा, कोई ऑब्जर्वेशन से कुछ फैक्ट बेस नहीं है। हाँ ये एक
प्री कंक्लूजन है कि ऐसा होगा, लेकिन इंडक्टिव मेथड में हम फैक्ट्स ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है और इसके बेसिस पे ऐसा हुआ है। तभी प्लेटो ने, एरिस्टोटल जो है उन्होंने 158 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसके बेसिस पे उनको स्टडी किया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया, उसके बाद एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने, काफ़ी डिटेल और कंपैरेटिव एनालिसिस किया। और बात करेंगे एरिस्टोटल की, देखिए पहले हम एक सिमिलैरिटीज़ जान लेते हैं कि एरिस्टोटल प्लेटो में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ रही हैं दोस्तों। सिमिलैरिटीज़ ये रही हैं कि दोनों सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, अगेंस्ट द सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। में बता चुका हूँ डिटेल में पिछले लेक्चर्स में कि दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते थे एथेंस में उस समय, एक था सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट, एक था सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। सोक्रेटिक वाले मानते थे फ्री एजुकेशन में बिलीव करते थे, नॉलेज सबसे सुप्रीम है वो मानते थे। सोक्रेटिक ये मानते थे कि स्टेट जो है इट्स प्योर टू द मैन, लेकिन सोफिस्ट कहते थे कि मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग। रिहॉट्रिक में बिलीव करते थे, प्राइवेट एजुकेशन में बिलीव करते थे। तो ये जो है प्लेटो और अरिस्टोटल, ये दोनों जो हैं ये दोनों सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, और दोनों मानते थे, जब सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते तो ये मानेंगे कि स्टेट इज़ प्योर टू द मैन, और सोफिस्ट जो थे वो मानते थे मैन इज़ प्योर टू द स्टेट। इनइक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे कि जैसे प्लेटो ने कहा कि सम पीपल आर बॉर्न विद द रीजन, जो है नेचुरल ट्रेट उसमें डोमिनेटिंग होगा, कईयों में करेज होगा डोमिनेटिंग ट्रेट, कईयों में एपेटाइट होगा। एक नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हम देखेंगे एरिस्टोटल जो है वो भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कहते हैं दे आर सम पीपल हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली वीक, उनको स्लेव बनना चाहिए, और जो फिजिकली वीक है मेंटली लेकिन स्ट्रॉन्ग है उनको मास्टर बनना चाहिए, एंड दे शुड यूटिलाइज द स्लेव फॉर देयर ऑन बेनिफिट। तो ये एक नेचुरल दोनों इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। मैंने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ाया था उसमें आपको बताया था दोस्तों कि एंशियंट ग्रीक में जो था वहाँ पे एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था इन लोगों में कि मैथियंस जो है हम सुपीरियर हैं, बाकी लोग जो हैं वो स्लेव्स हैं या बाकी बारबेरियंस हैं। तो वो चीज़ों की आपको बता चुका हूँ। दोनों नेचुरल इक्वालिटी बिलीव करते थे। लैक फेथ इन मासेस, हर एक को सिटीजनशिप देने की बात नहीं करते थे। कहते थे कि दे आर, जैसे प्लेटो ने 5040 पॉपुलेशन डिफाइन की थी कि स्टेट की इतनी लोगों को सिर्फ सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और मैनेजेबल पॉपुलेशन चाहिए स्टेट की, उसी तरह ये भी मासेस में बिलीव नहीं करते थे। ओनली लिमिटेड फ्यू को सिटीजनशिप देने की बात की एरिस्टोटल ने। इवन ओल्ड एज, चिल्ड्रन, वुमेन, इन सबको सिटीजनशिप की कैटेगरी से दूर रखा है। पॉवर्टी इक्वल्स इग्नोरेंस, देखिए नॉलेज की बात करते हैं, कहते हैं कि नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज जो है वो सब कुछ है, नॉलेज इज़ वर्चुअस, ये बात करते हैं, नॉलेज इज़ वर्च्यू की बात करते थे। जो नॉलेजेबल है वही सिर्फ अमीर मानेंगे, इसमें ये लोग मानते थे, और जो पॉवर्टी है वो इक्वल टू इग्नोरेंस है। और अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। देखिए प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, आइडिया इज द सुप्रीम वो बिलीव करते थे, लेकिन ये रियलिस्ट थे, प्रैक्टिकल विजडम की बात करते थे, मैटर की बात करते थे कि हमारे आगे पीछे जो है चीज़ें वो रियलिटी है, उसी में आइडिया छुपा होता है। एरिस्टोटल इस चीज़ में बिलीव करते थे। प्लेटो परफेक्शनिज्म की जब जाते, परफेक्शनिस्ट थे। परफेक्शनिज्म मतलब एक आइडिया, जैसे आइडियल स्टेट, परफेक्ट आइडिया की तरफ जाते थे, परफेक्शन की तरफ जाते थे कि आइडियल स्टेट ऐसी होगी, आइडियल स्टेट ही होनी चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल मॉडरेट बिलीव करते थे, ये कहते थे कि भाई हमारी अप्रोच मॉडरेशन की तरफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इनका एक रूल रहा है, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। क्या रहा है दोस्तों? गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपने आंसर्स में बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो ये मॉडरेशन की तरफ जाते थे। प्लेटो जो थे वो रेडिकल थे। रेडिकल इन द सेंस उन्होंने कहा वुमेन को भी, उस समय आपको बताया था एथेन सोसाइटी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो प्लेटो ने रेडिकल चेंजेस लाए। उन्होंने कहा नहीं, वुमेन को भी एजुकेशन दिया जाए, चार दीवारी से उनको बाहर निकाला जाए, और जो वुमेन है उनको स्टेट अफेयर्स या टॉप जॉब्स में भी मिलनी चाहिए पोजीशंस, दे डोंट हैव एनी नेचुरल डिसेबिलिटी। और जो है उन्होंने एक मैरिजेस का कंसेप्ट को जो है ख़त्म किया, कम्युनिज्म, वाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत रेडिकल चेंजेस लाए सोसाइटी में। लेकिन एरिस्टोटल थे कंजर्वेटिव थे। इन्होंने वुमेन को कहा कि नहीं, उनका काम सिर्फ घर का काम संभालना है, चार दीवारी में उनको बंद करने की बात करते थे। कंजर्वेटिव थे अपने थॉट्स में। स्लेवरी को इन्होंने प्रमोट किया है, जस्टिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में कंजर्वेटिव थे। और अगर हम देखें इन कंट्रास्ट टू प्लेटो जो कि रेडिकल रहे हैं अपने थॉट्स में। प्लेटो जो थे वो बिलीव करते थे अल्टीमेट नॉलेज, और एरिस्टोटल कॉमन सेंस की बात करते हैं। कहते हैं कि हमें कुछ इतनी सुप्रीम नॉलेज नहीं चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। कॉमन सेंस, ओनली कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। प्लेटो जो है एब्सोल्यूट विजडम, पूरी एब्सोल्यूट विजडम की बात करते हैं एरिस्टोटल, लेकिन प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ 50 years ऑफ एजुकेशन, देन यू ओनली बिकम अ किंग, फिलोसफर किंग, और देन यू बिकम वर्चुअस। लेकिन यहाँ ये कहते हैं प्रैक्टिकल विजडम, भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उसकी बात की है। हमारी कॉमन सेंस हमें हेल्प करेगी डिफरेंशिएट करने में राइट और रॉन्ग के बारे में। तो यहाँ पे एरिस्टोटल के थॉट्स कहीं ना कहीं मोर प्रैक्टिकल हैं दोस्तों, तभी इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा गया है। बाकी देखिए प्लेटो जो है इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा गया है बिकॉज ही एस्टैब्लिश दैट
रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, आइडिया ही रियल है, ब्यूटी कुड एग्जिस्ट विदाउट बीइंग ब्यूटीफुल, आइडिया इज सुप्रीम, आइडिया, और जो आइडिया है इट इज़ परमानेंट, और जो ये आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन जो प्रैक्टिकल थिंग्स है हमारे आगे पीछे ये आइडिया की हैं लेकिन ये इनपरफेक्ट हैं, और जो फिलॉसफी है वो ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन जहाँ एरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टैग मिला है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, इंपॉर्टेंस दिए टू द वर्ल्ड ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, कहते हैं कि मैटर जो है हमारे आगे पीछे चीज़ें हैं, वर्ल्डली चीज़ जो है वही सबसे बढ़िया है और वही एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, वही रियलिटी है, और उसी में ही आइडिया जो है अपने आप में इम्बाइब्ड होता है दोस्तों। प्लेटो रिपब्लिक इज कंसिडर एज एन एनसाइक्लोपीडिया, देखिए प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक बहुत बहुत बड़ी बुक है, इंसाइक्लोपीडिया कंसिडर किया जाता है बिकॉज उसमें बहुत से सब्जेक्ट्स कवर किए गए, एजुकेशन, एथिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, सोशोलॉजी, काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें कवर की गई। लेकिन एरिस्टोटल, प्लेटो जो है सिर्फ कोर इशूज़ जो हैं पॉलिटिकल के कोर इशूज़ जो हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उसी को कवर किया गया है। प्लेटो जो थे यूटोपियन थे, आइडियाज़ जो थे उनके सिर्फ ख्याली, वो कह सकते हैं कि आप जो आइडियाज़ थे एक्चुअल में कभी वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाए, वो सिर्फ एग्जिस्ट करते थे, एक यूटोपियन थॉट्स थे, उनको कभी रियलिटी में हम उतार ही नहीं पाए। लेकिन एरिस्टोटल थे जो वो मानते थे कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस एंड द ऑब्जर्वेशंस, हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है उनके बेसिस पे। मैंने आपको बताया इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में बिलीव करते थे, एरिस्टोटल जो है वो इंडक्टिव मेथोडोलॉजी में बिलीव करते थे। एरिस्टोटल मेथोडोलॉजी इज मोर साइंटिफिक, मैंने बताया उनके फादर मदर जो थे वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं में ये अप्रोच है कि वी शुड हैव अ साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स। बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल एज अ थिंकर, थिंकर कैसे थे वो, देखिए एरिस्टोटल कंसीडर एज अ रियलिस्ट प्लस एज अ फंक्शनलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है। फंक्शनलिस्ट क्या हुआ दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर बात करते हैं कि he was also conservative, right, he was also conservative and he was a pluralist। अब ये सब क्यों थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वो एरिस्टोटल की जो हमारी थिंकिंग रही है वो ये मानते थे कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, जो कुछ भी है भैया हमारे आगे पीछे जो चीज़ें हैं वही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एरिस्टोटल मानते थे रूलर नीड टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, इतना आपको आपकी जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ है, आपके पीछे जो आगे चीज़ें उसमें आपको वाइज आपको पास नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की, रादर देन कि एक फिलॉसफी या एक आइडिया या यूटोपियन थॉट्स की नॉलेज होने के जगह। बात करते हैं, वो कहते हैं आइडिया कोई इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर नहीं है, आइडिया मैटर में ही प्रेजेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो कहते हैं जितनी हमारे आगे से चीज़ें हैं उन्हीं में आइडिया जो है इम्बाइब्ड है। जैसे आपको मैं कोई चीज़ ऐसी इमेजिन करने को कह दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके तो कुछ इमेजिनेशन कर लेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट, तो वो कैसे इमेजिन कर पाएंगे। तो इसलिए प्लेटो कहते थे कि एरिस्टोटल कहते थे कि जो आइडिया है इट इज इन्वाइव्ड इन द मैटर इटसेल्फ, और जो मैटर है उसी से हमारे को आइडिया मिलता है कि इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकें। कॉमन सेंस पे फोकस रहते थे, कहते थे कॉमन सेंस चाहिए भैया राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करने के लिए, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। और हाँ, एक ये बहुत फेमस लाइन है कि एवरी वन इज बॉर्न आइदर प्लेटोनिक और एरिस्टोलियन, मतलब आपके जो थॉट्स हैं या तो आइडियलिज्म से बिलोंग करेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स, या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करेंगे, तो या तो आप प्लेटोनिक होंगे या एरिस्टोटल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हैं, आपकी रियलिस्ट अप्रोच है, तो आप एरिस्टोटल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करेंगे। अगर आपके आइडिया यूटोपियन है, आइडियलिस्ट है, फिलोसफर है ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आप प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करेंगे। फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, फंक्शनलिस्ट का मतलब हुआ कि फंक्शनल यूटिलिटी, किसी थ्योरी, किसी थॉट, किसी इंस्टीट्यूशन की यूटिलिटी क्या है, समझ रहे हैं आप, यूटिलिटी क्या है, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी थॉट की यूटिलिटी क्या है, उस पर फोकस किया ना, फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा फंक्शनलिस्ट जो है वो कोई रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए नहीं जाते हैं, वो सिर्फ ग्रेजुअल चेंजेस में बिलीव करते हैं और मोर ओवर, और ये कहते हैं पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये टर्म एक्चुअली कार्ल पॉपर ने ये टर्म जो है दी हुई है, इसमें ये बिलीव करते थे कि हमें रेदर देन गोइंग फॉर द रेडिकल चेंजेस वी शुड गो फॉर द स्लो एंड स्टडी चेंजेस। और फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो होती है उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, जैसे स्लेवरी है, इन्होंने स्लेवरी जस्टिफाई किया है, उसको कहा है कि स्लेवरी जस्टिफाइबल इसलिए है क्योंकि इसकी फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, ये मास्टर को हेल्प करेगी ताकि वो अपनी स्टेट में अफेयर्स में ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, वो उसको लेजर मिल सके और वो अपना टाइम जो है ना कि घर की एक्टिविटीज़ में वेस्ट
करे या फालतू एक्टिविटीज़ में जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसकी जगह वो उन चीज़ों पे वेस्ट करे जहाँ पे स्टेट का पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो अच्छे से हैंडल कर सके वो। तो फंक्शनल यूटिलिटी दी है किस्म की स्लेवरी की। उसी तरह स्टेट जब थ्योरी ऑफ स्टेट दिया उसमें फंक्शनल यूटिलिटी दी है। उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, स्टेट इसलिए एग्जिस्टेंस में है ताकि वो इंसान का भला कर सके। इट केम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बट कॉन्टिन्यूड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड लाइफ। और इसलिए इंसान की एक अच्छी लाइफ देने के लिए जो है स्टेट है, और जो स्टेट है वो इंसान की एक हायर लेवल जो नीड्स हैं उसको पूरी करने के लिए आए। तो फंक्शनल यूटिलिटी की हर जगह ये बात करते हैं। कंजर्वेटिव थे, रेडिकल चेंजेस की तरफ नहीं जाते थे, कहते थे कि जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे प्रथाएं चल रही हैं या हमारे यहाँ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सही है, वैसे ही चलने चाहिए। प्लेटो की तरह रेडिकल चेंजेस में बिलीव नहीं करते थे। फिर देखिए जो मैकी थे उन्होंने कहा है, उनका कहना था कि ऑल हु बिलीव्ड इन न्यू वर्ल्ड्स फॉर द ओल्ड, समझिएगा ध्यान से, ऑल हु बिलीव इन न्यू वर्ल्ड्स फॉर ओल्ड आर द डिसाइबल ऑफ प्लेटो एंड ऑल दोज हु बिलीव इन ओल्ड वर्ल्ड्स मेड न्यू बाय द यूज ऑफ साइंस आर द डिसाइबल ऑफ एरिस्टोटल। जो लोग नई दुनिया में बिलीव करते हैं लेकिन उनके थॉट्स जो हैं वो ओल्ड हैं, तो वो कौन हो गए? प्लेटो के डिसाइबल हो गए भैया। और जो लोग पुराने वर्ल्ड में बिलीव करते हैं लेकिन अप्रोच उनकी नहीं है, मतलब अप्रोच कौन सी है? साइंस है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? देखिए यहाँ पे न्यू वर्ल्ड मतलब यहाँ पे आप एक रेडिकल चेंजेस की तरफ जा रहे हैं लेकिन आपकी मेथोडोलॉजी पुरानी है, राइट? लेकिन आपके जो है आप ओल्ड वर्ल्ड की तरफ बिलीव कर रहे हैं। ओल्ड वर्ल्ड इन द सेंस कि आप कंजर्वेटिव हैं लेकिन आपकी अप्रोच भैया साइंस है, तो आप एरिस्टोटल के डिसाइपल है। बहुत बढ़िया लाइन है, समझने की कोशिश की, समझे आप? कि यहाँ पे एक उन्होंने बात की एक आइडियाज की, अप्रोच की, कि प्लेटो की जो थिंकिंग थी इट वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, लेकिन अप्रोच जो थी वो ओल्ड थी। एरिस्टोटल की बात करेंगे, उनकी अप्रोच जो थी वो पुरानी थी लेकिन जो मेथोडोलॉजी थी वो नहीं थी दोस्तों, ठीक है? एरिस्टोटल बिलीव इन मिडल पाथ, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। कहते थे ना हमें ज़्यादा ऊपर आगे जाना परफेक्शनिज्म की तरफ, ज़्यादा ना नीचे रहना है, वी शुड गो फॉर द मिडल पाथ। गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। फंक्शनलिस्ट थे, अभी बताया दोस्तों फंक्शनलिस्ट की क्या अप्रोच रहती है कि फंक्शनल यूटिलिटी क्या है किसी इंस्टीट्यूशन की। बिलोंग टू द स्कूल ऑफ टेलियोलॉजी। देखिए टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट्स अ स्कूल ऑफ नेचुरल डेस्टिनी। नेचुरल डेस्टिनी मतलब ये बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान, मैन हैज इट्स ओन डेस्टिनी। जैसे स्टेट में उसको आना या स्टेट का फॉर्मेशन होना मैन की डेस्टिनी है, बिकॉज उसको अपनी नीड्स पूरी करनी थी। तो टेलियोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे एरिस्टोटल। अब बात करते हैं देखिए थ्योरी ऑफ स्टेट की। थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों यहाँ पे, कि जो एरिस्टोटल थे ना वो पैट्रियार्कल थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे उन्होंने, मैंने बताया आपको कि पैट्रियार्की में बिलीव करते थे, कहते थे कि भाई लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, लड़कियों को जो है एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। और जैसे प्लेटो थे वो नहीं थे, वो इक्वल राइट्स फॉर वुमेन बिलीव करते थे, लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो पैट्रियार्कल में बिलीव करते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ पे रखना है याद, ठीक है? अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दोस्तों, थ्योरी ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे देखिए 5 स्टेटमेंट्स आती हैं जो हमारे एरिस्टोटल, वो कहते हैं मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। अब इसके क्या मतलब है मैं आपको अलग स्लाइड्स में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये स्टेटमेंट याद रखना, अगर जब ये स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी तो इसका मतलब है आपको दोस्तों थ्योरी ऑफ स्टेट लिखनी है। किसकी? एरिस्टोटल की। स्टेट के कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ लेकिन कॉन्टिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। State is the highest of all association. There are so many associations in our world, right? Political associations, NGOs, so many associations are there, right? Pressure groups. But state is the highest of all association. Plurist थे, बाकी भी exist करते थे, लेकिन state जो है वो सबसे highest of all थे. One who can live without a state is either a beast or god. He cannot be a man, because man cannot himself fulfill his all needs. He requires a state to fulfill his higher order needs. तो जो बंदा state के बिना रह सकता है या तो वो beast है या god है, लेकिन भैया इंसान नहीं है. State is a union of family and the villages. तो ये कुछ इनकी स्टेटमेंट थी काफ़ी फेमस. तो ये हम इनको डिटेल में अब देखते हैं. तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, एरिस्टोटल ने जो स्टेटमेंट दी, 5 स्टेटमेंट जो मेन थी. एरिस्टोटल की भाई हाईएस्ट एसोसिएशन है स्टेट. मैन जो है बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है. स्टेट केम इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ बट कंटिन्यूड फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, राइट? Came for the existence of life but continued for the sake of good life. State is a union of family and villages. Those who can live without the state is either a beast or a god, right? अब इन स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन समझते हैं दोस्तों. पहले बात करते हैं मैन बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. यहाँ पे देखिए स्टेट की एक उन्होंने इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है.
कहते हैं नेचर हैज मेड मैन इन सच ए वे दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट द स्टेट। मैन नीड्स स्टेट टू फुलफिल हिज नीड्स। मैन, इंसान को स्टेट की ज़रूरत है ताकि उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। देखिए सोफिस्ट जो थे ना, वो मैंने आपको बताया बिलीव करते थे स्टेट आर्टिफिशियल है और जो मैन है इट इज़ प्योर टू द स्टेट। लेकिन एरिस्टोटल मानते थे कि देखिए स्टेट जो है ना, स्टेट इज प्रियोर टू मैन। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है इसकी एरिस्टोटल कहते हैं देखिए क्रोनोलॉजिकल देखेंगे, टाइम वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली मैन इज प्रियोर टू द स्टेट। लेकिन अगर जो हम उसकी यूटिलिटी वाइज देखेंगे तो स्टेट इज प्रियोर टू द मैन, बिकॉज जो इंसान की नीड्स हैं वो कौन पूरा करता है, स्टेट है। तो यूटिलिटी स्टेट की ज़्यादा है। तो इफ गो एज पर द यूटिलिटी, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि स्टेट जो है इज प्रियोर टू द मैन। और प्लस ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो नेचुरल है, स्टेट इज नेचुरल। ये दो चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ करके मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए इन्होंने कहा मैन बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, मतलब क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ पहले कि देखिए इंसान जो है ना, वो इंसान को कि नेचर में, फितरत में है वो कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं स्टेट की उसमें पार्टिसिपेट करे। इट इज़ नेचुरल फॉर मैन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इट इज़ एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझे दोस्तों? तो पॉलिटिकल नेचर वाइज देखा जाए तो मैन जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है नेचर वाइज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए इंसान की जो नीड है ना वो 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड की। सबसे पहले आती फैमिली। अब इंसान को नीड क्यों पड़ी स्टेट की? अब हम बात कर रहे थे कि जो स्टेट है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ मैन। अब वो कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की। सबसे पहले फैमिली पिक्चर में आती है। ठीक है, फैमिली हमारी 2 नीड्स पूरी करती है, एक तो बेसिक नीड्स जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा, एंड द बायोलॉजिकल नीड्स विच नीड्स बायोलॉजिकल नीड्स। तो ये दोनों नीड्स जब तक हमें रिक्वायर थी तो हमारी किसने फुलफिल की? फैमिली ने। और फैमिली क्या है? एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो थोड़ी हायर मिडिल ऑर्डर नीड्स थी जिसमें हमारी आती है सोशलाइजेशन, दोस्तों, और आती है हमारी सोशल रिकॉग्नाइजेशन, जब इनकी बात करेंगे मिडिल ऑर्डर नीड की दोस्तों, तो मिडिल ऑर्डर नीड पे हमारी जो है वो किसने पूरी की? मिडिल ऑर्डर नीड हमारी सोसाइटी ने। जहाँ पर सोशलाइजेशन की बात आ गई, जहाँ पे हमारी बात आ गई सोशल रिकॉग्नाइजेशन की, वो किसने पूरी की? हमारी नीड सोसाइटी ने। ये भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब आती है हायर ऑर्डर नीड्स। अब हायर ऑर्डर नीड्स को पूरी कौन करेगा? जिसमें आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोस्तों। और दूसरी आती है वंस एस्पिरेशन। ये जो हमारी हायर ऑर्डर नीड्स होती है, अगर आपने मोटिवेशन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड अगर कभी देखा हो, कभी गूगल करिएगा, तो उसमें होता है कि हमारी 4-5 कैटेगरीज में नीड्स डिवाइड होती हैं। जिसमें अगर मैं सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन लूँ, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सबसे नीचे, मिडिल ऑर्डर एंड देन द हायर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर में हमारी बेसिक नीड्स होती हैं एंड जिसमें बायोलॉजिकल आ गई और बेसिक रोटी कपड़ा वाली नीड आ गई। फिर आती है सोशलाइजेशन, बाकी लोगों से मिलना, सोशल रिकॉग्नाइजेशन। तो उसके लिए सोसाइटी हमारी ये मिडिल ऑर्डर नीड। हायर ऑर्डर सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब आपको अपनी अथॉरिटी चाहिए, आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो आप एक्चुअल में लाइफ में सोचते हैं कि मैं ये बनूँ, मेरी अच्छी नीड्स, अपने आप को जो एक्चुअल में हो अपने आप को रियलाइज़ करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसकी हायर ऑर्डर या एस्पिरेशंस अपनी जो अचीव करना हायर ऑर्डर नीड में आता है। तो ये सब नीड्स तो पूरी होगी, उसका वो अचीव करना कि जो मैं, जैसे अगर आप IAS बनना चाहते हैं, ये आपकी एक हायर ऑर्डर नीड है, राइट? आपका सपना है, आपके ड्रीम है, आप इसको अचीव करना चाहते हैं। आप जब तक सोसाइटी में थे, सोशलाइजेशन, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, बेसिक ये सब हुई थी। लेकिन अगर आप ये ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टेट चाहिए, बिकॉज स्टेट इज द मशीनरी जो ये सब चीज़ें आपको दिला सकती हैं। तो हायर ऑर्डर नीड्स को पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। और स्टेट भी फिर इसलिए नेचुरल इंस्टीट्यूशन हुआ। देखिए यहाँ से 2 पॉइंट मैं प्रूव करना चाहता हूँ। पहला कि स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। कैसे? क्योंकि फैमिली था, फैमिली आई हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, तो ये भी नेचुरल इंस्टीट्यूशन था। सोसाइटी आई हमारी बेसिक ये सोसाइटल मिडिल ऑर्डर नीड्स पूरी करने के लिए, तो ये भी नेचुरल इंस्टीट्यूशन था। तो जब हायर ऑर्डर नीड्स को पूरी करने की बात आ रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और वंस इंस्पिरेशन, तो वो भी फिर हमारी स्टेट जो है वो भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्टेट जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। और ये स्टेट क्यों आया? बिकॉज टू फुलफिल द बेसिक नीड्स टू फिल द हायर ऑर्डर नीड्स ऑफ अ मैन। और यहाँ पे मैन जो है बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, बिकॉज इट इज इन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अ स्टेट दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसेशन। देखिए बात करते हैं यहाँ पे
ये हमारी सपोज करो स्टेट है, ठीक है, अभी नहीं है, पहले इसको मैं बाद में बताऊँ। यहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ये विलेज है, ये फैमिली है, अगर आज की बात करें इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, ये सब इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशंस है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस है, ठीक है ना। ये सारी एसोसिएशंस है और ये सब किस लिए हैं? वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, हमारे लिए हैं, हम लोगों के अच्छे के लिए हैं। लेकिन ये सब जो है, इन सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन कौन है? स्टेट है। कहते हैं कि फैमिली और विलेज दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, ओनली स्टेट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द मैन। लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, स्टेट इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी और इंस्टीट्यूशन। स्टेट अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट है, हमें बाकी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट की जरूरत है, लेकिन स्टेट को किसी और इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। और स्टेट तो इसलिए, जब स्टेट जो है वो हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस है, इसलिए जो ऑब्लिगेशन है इंसान की जो स्टेट की तरफ होनी चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम। स्टेट इज द प्री कंडीशन फॉर द गुड लाइफ। अगर स्टेट नहीं होगी ना, तो आपकी एक अच्छी जिंदगी, एक टेंशन फ्री, फेयर फ्री, भाई जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, आपको इस समय पता है कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट इज देयर टू हैंडल द इश्यूज, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, वॉर है, कोई किसी से डिस्प्यूट चल रहा है हमारा है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ये सब के लिए स्टेट है। तो स्टेट इज अ प्री कंडीशन फॉर द गुड लाइफ। नो इंस्टीट्यूशन ऑफ सच, देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सच सिग्निफिकेंस दोस्तों। तो स्टेट की सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए स्टेट की जो है, इंसान को ऑब्लिगेशन जो है स्टेट की तरफ वो सबसे ज़्यादा देनी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्लेटो ने एक चीज़ बताई है, अब फंक्शन की बात मैं यहीं पे समझा देता हूँ। फंक्शन क्या है स्टेट का? देखिए यहीं पे फंक्शन ऑफ स्टेट की बात होती है। देखिए फंक्शन जो स्टेट की गई है, ताकि इंसान की जो मेंटल, मॉरल और फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल, मॉरल, फिजिकल, ये तीनों डेवलपमेंट जो है इंसान की हो सके, ठीक है। और जब ये इंसान की तीनों जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी, तभी एक हमारी परफेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जो है हमारी, हम जी पाएंगे दोस्तों अच्छे से। तो यहाँ पे फिर जो है इट इज़ फॉर द, देखिए जो अब एक लाइन है, मैं आपको आगे नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा कि स्टेट केम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो जब स्टेट आई, स्टेट का सिर्फ फंक्शन था हमारी मेंटल, मॉरल, फिजिकल डेवलपमेंट करना, लेकिन स्टेट ने जब ये डेवलपमेंट की, इसके साथ हमारी जो है परफेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बनी, एक अच्छी लाइफ, गुड लाइफ जीना सीखा हम लोगों ने। तो इसलिए स्टेट को फिर कंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब यही जो लाइन मैं आपको समझा रहा था कि स्टेट जो है पहले एग्जिस्टेंस में क्यों आई, जो मैंने आपको नीड्स की थ्योरी बताई कि भाई फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ द मैन बट कंटिन्यू टू प्रोवाइड द गुड लाइफ टू द मैन। पहले तो उसने नीड्स पूरी की, हमारी हायर ऑर्डर नीड्स जो थी वो पूरी की, हायर ऑर्डर नीड्स, राइट। स्टेट जब केम इनटू एग्जिस्टेंस जस्ट टू फुलफिल आवर हायर ऑर्डर नीड्स, और हमारी मॉरल, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेट ने। फिर जब ये डेवलपमेंट हुई तो हमारी एक अच्छी लाइफ, वी स्टार्टेड लिविंग अ गुड लाइफ। तो यहाँ से स्टेट जो थी, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड देन कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ दोस्तों। फिर बात करते हैं कि वन हु कैन लिव विदाउट अ स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ मैन। यहाँ पे देखिए जो प्लेटो कहना चाहते हैं कि स्टेट के बिना जो है ना वो कोई नहीं रह सकता। एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स बुक है ना, इवन उन्होंने जो स्टार्ट की अपनी बुक, उसमें सबसे पहले जो उन्होंने लाइन दी है, उन्होंने कहा है कि स्टेट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूशन, पर लेकिन स्टेट जो है इट एम एट द हाईएस्ट गुड ऑफ द मैन काइंड, ठीक है। तो ये जो पिछली लाइन थी कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, ये उससे रिलेटेड थी। फिर लेकिन उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करते करते आगे एक और लाइन दी है इसमें कि द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। समझ रहे हो दोस्तों, जो इंसान बिना स्टेट के रह सकता है या तो वो बीस्ट है या वो गॉड है, बिकॉज विदाउट स्टेट वन कैनॉट फुलफिल हिज नीड्स। बिकॉज, और इसमें इन्होंने आगे 3 आर्गुमेंट दिए। एक तो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था कि स्कूल ऑफ डेस्टिनी से बिलोंग करते हैं, कहते हैं कि नेचर हैज डिटरमाइन अ प्लेस फॉर एवरी वन और डेस्टिनी ऑफ मैन है टू लिव अंडर द स्टेट। ये हमारी डेस्टिनी में है कि हमें स्टेट के अंदर रहना ही रहना है। द मैन कैनॉट अवॉइड स्टेट बिकॉज नेचर हैज़ मेड द मैन दैट वे। हमें अब स्टेट को अवॉइड किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टेट के अपनी नीड्स हायर ऑर्डर पूरी करने के लिए स्टेट के अंदर आना ही पड़ेगा। सुपर ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ बीस्ट और गॉड टू बी एबल इफ यू वांट टू लिव विदाउट अ स्टेट। आपको सुपर ह्यूमन क्वालिटीज आपको रखनी पड़ेंगी अगर आप बिना स्टेट के रहना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि कितनी स्टेट को इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। कहा है कि स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ स्टेट है एरिस्टोटल की। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी लाइन्स कह दी हैं इन्होंने कि यू आर आइदर अ बीस्ट और गॉड इफ यू आर लिविंग विदाउट अ स्टेट। सुपर ह्यूमन क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं आप में अगर आप हैं। और प्लस इन्होंने
देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये इंटरचेंजेबली हम थ्योरी ऑफ स्टेट में यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोई कोटेशन आए। एक थियोलॉजिकल इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। इन्होंने कहा है कि देखिए वैसे तो इन्होंने जो बेसिस ऑफ स्टेट है वो कहीं ना कहीं थोड़े अलग वेज में बोला। इन्होंने कहा कि स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो हमारी नीड्स पूरी करना, एक इन्होंने कहा है कि हमें गुड लाइफ प्रोवाइड करना, एक इन्होंने कहा है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दी है यहाँ पे। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि नेचुरल डेस्टिनी ऑफ मैन है कि इंसान को स्टेट में रहना ही रहना है। और प्लस हमारी इन्होंने देखिए यहाँ पे जो मैं बताऊँ उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, स्कूल ऑफ डेस्टिनी से एरिस्टोटल बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा है इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ अ मैन टू लिव अंडर द स्टेट, ठीक है, एंड द नीड्स ऑफ द मैन एस्टैब्लिश दिस डेस्टिनी ऑफ मैन। समझ रहे हैं आप? सिंस स्टेट इज अ नेचुरल डेस्टिनी, द पार्टिसिपेशन इन स्टेट इज अ नेचुरल फॉर मैन, सो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है। समझ रहे हैं आप लाइन? मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान की नेचुरल डेस्टिनी है कि वो स्टेट के अंदर रहे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जब नेचुरल डेस्टिनी है, स्टेट भी नेचुरल है, तो बाय नेचर इंसान को जो है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए स्टेट में आना ही पड़ेगा, स्टेट के पॉलिटिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इसलिए इंसान जो है वो बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल बन जाता है, जो हमने पहली वाली लाइन पढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं बेसिस पे उन्होंने स्टेट की थ्योरी को अपनी जस्टिफाई। तो दोस्तों अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में एरिस्टोटल देखिए क्या कहते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल हम जो देखेंगे दोस्तों, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ हमारी जो सिटीजनशिप होती है ना, उसमें वो किस पे बेस्ड होती है? वो जस्ट सोली एंड जस्ट सैंक्विन। ठीक है, जस्ट सोली मीन्स सन ऑफ अ साइड, जस्ट सैंक्विन मीन्स ब्लड रिलेशन। अगर हम आज की बात करें तो हमारी जो सिटीजनशिप है, या तो आप अगर वहाँ के बेटे हैं जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे, इसलिए या तो आपका कोई ब्लड रिलेशन है, उसके बेसिस पे आपको सिटीजन मोस्टली मिलती है। लेकिन बीइंग द फंक्शनल थिंकर, एरिस्टोटल ने यहाँ पे फंक्शनल यूटिलिटी देखी सिटीजनशिप की। क्या देखी दोस्तों? फंक्शनल यूटिलिटी। और एरिस्टोटल यहाँ कहते हैं, फंक्शनल एक्सपेक्ट से कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है एक्चुअली ये जो है ये एक ड्यूटी है इंसान की टूवर्ड्स इट्स स्टेट। इट इज़ नॉट जस्ट सम राइट्स यू आर गेटिंग सम ड्यूटी विच यू नीड टू परफॉर्म टूवर्ड्स योर स्टेट। और जो स्टेट है, उन्होंने कहा स्टेट जो है कोई इट्स अ बॉडी ऑफ सिटीजन नॉट डिटरमाइंड बाय द रेजिडेंट्स। देखिए रेजिडेंट्स क्या हो गए, कितने लोग रहते हैं उससे मेरी स्टेट डिफाइन नहीं होगी। मेरी स्टेट डिफाइन होगी कि मेरे कितने सिटीजन्स हैं। और सिटीजनशिप जो है एक प्रिविलेज है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिल सकते हैं, जो एक फॉलोइंग फुलफिल जो है नीड्स, जो फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, जो एरिस्टोटल ने डिटेल में बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो गुड सिटीजन है ना, उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका सफिशिएंट टाइम होना चाहिए अपने लेजर के लिए, और उसको परफॉर्म करनी है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, टूवर्ड्स द स्टेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कुछ परफॉर्म करनी है उसको, और उसको जो है कुछ टाइम होना चाहिए लेजर के लिए, प्लस उसका कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पूरी डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से उसने दिया है फंक्शनल यूटिलिटी क्या है। फंक्शनल यूटिलिटी ये है इसकी कि ये इसको ड्यूटी दी गई है ताकि स्टेट के फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली चल सकें। और सिटीजनशिप जो है एक प्रिविलेज है जो कि कुछ लोग एंजॉय कर सकते हैं, जिनके पास क्या क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी है, टाइम है और एबिलिटी है। सिर्फ इन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है जो लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किन को सिटीजनशिप हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप या डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप नेगेटिवली। पॉलिटिक्स की बुक 3 में इन्होंने अपनी सिटीजनशिप की बात की है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हु शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहा स्लेव्स, भाई रीजन लैक करते हैं, रीजन नहीं है, डू नॉट प्रोसेस रीजन, दे डू नॉट, तो इसलिए इन्होंने ये क्वालिफाई नहीं कर पाते सिटीजनशिप के लिए, इसलिए इन्होंने इनको बोला कि स्लेव्स को जो है सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। दूसरी बात करते हैं चिल्ड्रन की, कहते हैं बच्चों को नहीं दे सकते हैं बिकॉज दे लैक मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इनके पास, तो इसलिए इनको हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। फिर ये बात करते हैं वुमेन की, कहते हैं कि वो डोमेस्टिक अफेयर्स में जो है वुमेन जो है वो डोमेस्टिक अफेयर्स में इतने ज़्यादा मतलब बिजी रहती हैं, दे डोंट हैव अ टाइम टू डिनोट देमसेल्फ फॉर द सिविल अफेयर्स, तो इसलिए इनको हम सिटीजनशिप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। बात करते हैं ओल्ड पीपल की, कहते हैं कि ओल्ड पीपल जो है उनकी एज के कारण दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल अफेयर्स, या अपनी सिटीजनशिप ड्यूटी जो है नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इनको भी हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि कौन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है एज पर द, ये हमने भी देखा कौन नहीं था, अब हम देखेंगे कौन
है दोस्तों। तो वो लोग एलिजिबल हैं जो एडल्ट ग्रीक मेल होंगे हैविंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और सिटीजनशिप आपकी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द स्टेट। अब जिसका लेजर पोजीशन ऑफ लेजर हो, पोजीशन ऑफ लेजर इन द सेंस कि मतलब जिसका प्रॉपर्टी हो, ऑनरशिप ऑफ स्लेव हो, तो वही सिर्फ देखिए प्रॉपर्टी होगी आपके पास, आपको पैसों की टेंशन नहीं होगी, आप करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपके पास स्लेव्स होंगे आपको कामों की टेंशन नहीं होगी, आपके सारे काम फिजिकल एक्टिविटी जितनी होंगी वो परफॉर्म कर पाएंगे, आप अपनी मेंटल जो रीजन है उसको ज़्यादा डिवोट कर पाएंगे टुवर्ड्स द फंक्शनलिटी ऑफ द स्टेट। डेलिबरेटिव फंक्शन जो स्टेट की है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हेरिडेटरी बेस्ड होगी, ये नहीं कि बाहर का कोई फॉरेन एलियन जो है वो आके यहाँ पे सिटीजनशिप ले ले, चाहे उसके प्रॉपर्टी हो, ऑनरशिप हो, ये सब चीज़ें हो। द हु पोसेसेस द कैपेसिटी टू रूल एंड बी रूल एट द सेम टाइम, द वन जिसके रूल करने की भी क्षमता हो और रूल होने की भी क्षमता हो वही सिर्फ करेगा, ताकि वो स्टेट के अगेंस्ट कभी रिवॉल्ट ना कर दे, इसलिए उसका रूल होने की भी करेक्टरिस्टिक्स हों। पार्टिसिपेशन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी हो गई, आपके पास स्लेव्स हो गए, लेकिन अगर आप स्टेट की तरफ ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यू शुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इसके बेसिस पे ये आपको जो है क्या कहते हैं सिटीजनशिप जो है दोस्तों वो मिलेगी। फिर बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत है सिटीजनशिप का। देखिए सिटीजनशिप का इन्होंने कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना तो इन्होंने फंक्शनल यूटिलिटी की तरफ से दिया है कि भाई फंक्शनल पर्सपेक्टिव से, अगर मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल यूटिलिटी देखते हैं चीज़ों की कि भाई स्टेट के फंक्शंस कैसे चलेंगे, स्टेट में किसका जितने जिसका रीज़न होगा, जैसे प्लेटो ने कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे की, जिसका रीज़न होगा वही फिलोसोफर किंग बनेगा। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल ने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके रख दिया। एरिस्टोटल कहते हैं जिसके पास रीज़न होगा प्लस करेज होगा वो मास्टर होगा, और जिसका रीज़न करेज होगा डिसीजन लेने का लाइक फिलोसोफर किंग, वो जो है वही स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा। जिसका प्रॉपर्टी होगी, लेजर होगा, स्लेव्स होंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपना ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाएगा स्टेट अफेयर्स में। और वो ना चिल्ड्रन होगा ना ओल्ड एज होगा, एक मिडिल एज मैन होगा, यंग अडल्ट मेल ऑफ ग्रीक बॉर्न, तो वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है और वो ज़्यादा अच्छे से अपनी स्टेट को टाइम दे पाएगा दोस्तों। क्रिटिसिज्म है नैरो माइंडेड है, चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स को या ओल्ड मैन को सिटीजनशिप से जो एक्सक्लूड किया है, अनडेमोक्रेटिक और अनडिजायरेबल है। इट विल इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्ट अमंग द नॉन सिटीजन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, और जबकि मेजोरिटी ऑफ क्लास जो थी स्टेट में वो नॉन सिटीजन ही थी। इट ऑल्सो अनफेयर दैट मेरली प्रॉपर्टी होल्डर पोसेस द सिटीजनशिप। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमारे आज के टाइम पर देखा जाए जिसका प्रॉपर्टी नहीं है वो भी सिटीजनशिप के राइट सकता है, और इट इज़ अगेंस्ट द मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट। बट हम इसको टोटली भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन इसलिए ऐड की एक कंक्लूजन बनाने के लिए कि आप इसको टोटली डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक सेंसिबल आर्गूमेंट तो उसने रखी है कि सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ ड्यूटी टुवर्ड्स योर स्टेट। अंडर आर्टिकल 51 हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं, राइट। तो अगर आप सिटीजनशिप हैं तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ नेशन यू शुड ऑल्सो परफॉर्म सम ड्यूटीज, राइट। तो कहीं ना कहीं उस एंगल से अगर हम देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं सही बात की। अगर हम एक बात मैं ऐसे थोड़ा आगे ले जाता हूँ इसको, जैसे रॉबर्ट पुटमैन है, वो एक बहुत नोन पॉलिटिकल स्कॉलर हैं रॉबर्ट पुटमैन। ये कहते हैं सोशल कैपिटल, इन्होंने एक टर्म दिया था, बहुत फेमस है टर्म है सोशल कैपिटल। ठीक है, सोशल कैपिटल होता क्या? सोशल कैपिटल होता है ये वो सिटीजन्स हैं जो रैशनल हैं और आपके स्टेट के अफेयर्स में एक तो रैशनल है और आपके स्टेट के अफेयर्स में जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपकी नेशन की एक सोशल कैपिटल होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ से इसको लिंक किया। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एरिस्टोटल भी सोशल कैपिटल की बात करें, द वन हु इज़ हैविंग अ रीजन, रैशनल है और स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो एक्टिव सिटीजन एक्चुअल में हो गए तो वो सोशल कैपिटल होता है एक नेशन का। तो इसी तरह से एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं सेंसिबल बात भी की है, ऐसा नहीं कि हम टोटली इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों थ्योरी ऑफ स्लेव, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिस्टोटल ने इसको थ्योरी ऑफ स्लेव को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, बहुत एग्जाम पूछे थे। एरिस्टोटल ने जो है स्ट्रांगली बिलीव्ड एंड जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं स्लेवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट स्लेव एज द पोजिशन ऑफ द फैमिली, और उसको प्रॉपर्टी माना जाता है मास्टर की, कि भाई जब स्लेव किसी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा वो उस मास्टर की प्रॉपर्टी बन जाएगा। स्लेवरी वो कहते हैं कि नेचुरल है और बेनिफिशियल टू बोथ मास्टर एज वेल द स्लेव। ये देखिए इन्होंने रिफॉर्मेटिव, इन्होंने जो व्यूज़ दिए हैं अपने स्लेवरी पे, वो एक तो फंक्शनल यूटिलिटी से तो दिए हैं, एक रिफॉर्मेटिव एंगल से भी दिए हैं। इन्होंने रिफॉर्म स्लेवरी में रिफॉर्मेशन लाने की बात भी की है। स्लेवरी कहते हैं डिज़ायरेबल भी है, यूजफुल भी है। क्यों है मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। दो कैटेगरीज ऑफ स्लेव की बात की, नेचुरल स्लेव हो गए बाय नेचर, जो इन्होंने कहा है कि जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, रीजनिंग कम होगा, तो वो नेचुरल स्लेव होगा। एक स्लेव बाय लॉ होता है प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर को इन्होंने कहा स्लेव नहीं बनाना है, लेकिन जो स्लेव बनाना है वो बनाना है नेचुरल स्लेव्स को। देखिए अब यहाँ पे बात क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पे। He was of the belief that slave has no reasoning power despite the ability to understand and follow the intellect.
अब इनके पास देखिए देखिए इन्होंने यहाँ पे दो कंसेप्ट दिए, एक तो मास्टर होता है, एक आपका स्लेव हो गया, ठीक है। मास्टर कौन हो गया? जिसका रीज़न होगा, करेज होगा, ओके। इसके पास करेज होगा टू टेक द डिसीजन, डिसीजन लेने का करेज होगा, और अपने डिसीजन पे स्टैंड करने का भी करेज होगा। इसमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होगी, इसके पास इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होगी। एक तो डिसीजन लेने का करेज होगा, डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पे स्टैंड होने का करेज भी होगा। लेकिन स्लेव जो होगा, स्लेव के पास फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी? फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। और प्लस इसके पास इतनी सफिशिएंट पावर होगी कि ये जो है अपने मालिक के, जो अपने मास्टर के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर सके, उनको फॉलो कर सके। तो ये एक मास्टर स्लेव के फीचर्स दिए हैं प्लेटो ने, सॉरी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कहा मास्टर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और जो स्लेव है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिर मास्टर क्या करेगा? मास्टर जो है स्लेव के साथ एक रिलेशन बनाएगा, उसको अपनी पोजीशन में लाएगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, और जो स्लेव है वो मास्टर को फॉलो करेगा, ठीक है। और इसको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड हिम द नेसेसरी लेजर, ठीक है ना, ताकि ये जो है अपने जो फंक्शंस हैं, डेलिबरेटिव फंक्शंस या फंक्शन जो है पब्लिक फंक्शन, पब्लिक या जो स्टेट अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है मास्टर की, स्लेव ये है। मास्टर स्लेव को क्या करेगा? अपनी पोजीशन में लाएगा, और जो स्लेव है उसको लेजर देगा ताकि उसको टाइम मिल सके, वो पब्लिक या स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे मास्टर एक रिफॉर्मेटिव एंगल से मास्टर एक हेल्प कर रहा है स्लेव को। क्या हेल्प कर रहा है? ही इज हेल्पिंग स्लेव इन डेवलपिंग वर्च्यू और रीजन एंड करेज। तो यहां पे देखिए मास्टर जो है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ये स्लेव को भी बेनिफिट दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि उसका वर्च्यू जो है, जो उसका रीजन है, वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए। और फिर अगर जब वंस मास्टर जो स्लेव है उसमें ये रीजन डेवलप हो जाएगा तो ही इज फ्री टू गो, फिर मास्टर उसको रोक नहीं सकता है, फिर देन ही इज फ्री टू गो, राइट। तो अब यहां पे आपको समझ आया, प्लेटो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द नेचुरल इनइक्वालिटी या कैपेबिलिटीज के बेस्ड पे बात कर रहे हैं कि भाई उसके बेसिस पे मास्टर स्लेव को डिवाइड किया गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हमने डिटेल में जाना। अब इन्होंने स्लेवरी जो है इसको जस्टिफाई किया ऑन द थ्री ग्राउंड, नेचुरल, नेसेसरी एंड एक्सपीडियंसी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मतलब है डिटेल में। देखिए नेचुरल बात करते हैं, कहते हैं कि जो स्लेवरी है नेचुरल फिनोमिना है, तो ये तो ऐसा है ही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात, कि भाई जो सुपीरियर है वो रूल करेगा, इन्फीरियर जो है वो उसके रूल होगा, ठीक है ना। जैसे प्लेटो ने भी कहा था कि भाई जो रीजन डोमिनेट जिसमें है वो रूल करेगा, और जो करेज है वो सेकंड क्लास, और जो एपेटाइट है वो लास्ट क्लास, ठीक है ना। तो मास्टर जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग, फिजिकली नहीं मेंटली, यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग है स्लेव से, और वो जो बाद में स्लेव है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, नेचुरल है। उसने स्लेवरी नेचुरल कैसे कहा? कि नेचुरल पहले तो कह दिया कि भाई ठीक है, ये तो भाई वर्ल्ड का रूल है, जो सुपीरियर होगा वही रूल करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसने कहा कि भाई जो मास्टर है वो मेंटली स्ट्रांग है, और जो स्लेव्स हैं वो फिजिकली स्ट्रांग है, तो इसलिए जो मेंटली स्ट्रांग है दैट विल रूल ओवर द फिजिकल वन, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये नेसेसरी क्यों है? अब नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक्सप्लेन, नेचुरल देख लिया आपने, क्यों नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? बिकॉज आपको पता है कि लेजर प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है टू द मास्टर, ताकि मास्टर जो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट की फंक्शनैलिटी में काम कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम दे सके। और उन्होंने कहा है प्लस दूसरा क्या है कि स्लेवरी सिर्फ मास्टर के बेनिफिट नहीं है, स्लेवरी जो है स्लेव के लिए बेनिफिट है, बिकॉज स्लेव को मास्टर हेल्प करेगा उसके वर्च्यू डेवलपमेंट में, और जब उसका वर्च्यू, वो नॉलेज, जो वो करेज है, स्ट्रेंथ, जो करेज है डिसीजन लेने की, अपने डिसीजन पे स्टैंड करने की, वो एक बारी जब उसकी बन जाएगी, देन जो है स्लेव जो है वो इट इज़ फ्री टू गो। एक्सपीडियंसी के बेसिस पे कहा, एक्सपीडियंसी मीन्स कि भाई नेसेसिटी ज़्यादा है चाहे इमोरल क्यों ना हो, तो कहा है कि सोशल नेसेसिटी है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है पूरा जो ग्रीक का है इसके बेसिस पे स्लेवरी चलता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है पूरी स्लेवरी के बेसिस पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये तीन बेसिस पे जो है इन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। प्लस हम अब देखते हैं दोस्तों कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी जो है उन्होंने, मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने कहा कि दो टाइप के स्लेव्स होते हैं। एक तो जो दो टाइप के जो हु वर द स्लेव्स बाय नेचर, सॉरी, तो इसमें उन्होंने कहा कि दो टाइप के स्लेव्स होते हैं। एक तो बाय होते हैं कि जो प्रिजनर्स, वॉर ऑफ प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको, और एक होते हैं जो नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल स्लेव की बात की कि सिर्फ हम नेचुरल जो है उन्हीं को स्लेव बना सकते हैं, और नेचर ने जो है नेचुरल कैटेगरी में दो बंदों को दो तरह से बनाया। एक जो स्लेव हैं जो फिजिकली स्ट्रांग है, और जो मास्टर है वो मेंटली स्ट्रांग है। तो जो
स्लेव्स हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकते हैं, और जो मास्टर्स हैं वो मेंटल वर्क जो है वो ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैन ऑफ रीज़न और करेज होगा वही हमारा मास्टर बनेगा, वो डिसीजन ले सकता है, करेज है उसका डिसीजन में स्टैंड करने का, इवन दो जो कॉन्सिक्वेंसेज हो। लेकिन जो स्लेव है उसके पास सिर्फ इतना इंटेलेक्चुअल है कि वो अपने मास्टर की डायरेक्शंस को फॉलो करे, और लेकिन मास्टर जो है उसको वो हेल्प करेगा उसके वर्च्यू को डेवलपमेंट करने के लिए। और इसने जो स्लेवरी है सिर्फ सर्टन कंडीशंस में ही अप्रूव करी है। ओनली दोज हु आर मेंटली डेफिशिएंट और वर्चुअस नॉट सुपीरियर शुड बी स्लेव्ड, ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर को नहीं करना है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्लेवरी बाय फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफॉर्मेटिव कुछ ला रहे हैं उसमें कि रिफॉर्मेशन की भाई स्लेव बाय फोर्स नहीं करना है, वर्च्यू डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको रिलीज कर देना है, अपनी प्रॉपर्टी है तो उसको अच्छे से संभाल के रखना है। एरिस्टोटल इंस्टेड द मास्टर मस्ट ट्रीट द स्लेव्स प्रॉपरली, और जो क्रूल मास्टर्स हैं दे मस्ट बी सब्जेक्टेड टू लीगल पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव ला रहे हैं, रिफॉर्मेशन ला रहे हैं स्लेवरी में। ही एडवोकेटेड द लिबरेशन ऑफ ओनली दो स्लेव हु कंडक्ट वाज गुड एंड हु डेवलप द कैपेसिटी फॉर द रीजन एंड वर्च्यू एंड ऑल्सो द करेज टू स्टैंड बाय देयर डिसीजंस, ठीक है। स्लेवरी वाज एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। मास्टर हैज नो राइट टू मिस यूज दिस पावर, स्लेव आर ओनली सिस्टम बट नॉट सबॉर्डिनेट्स। आपको एक दर्जा उनको देना है, एक पोस्ट का दर्जा देना है, आपको सिस्टम की तरह ट्रीट करना है, सबॉर्डिनेट्स ट्रीट नहीं करना है उनको। जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उनको फिर आपको फ्री भी कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अपनी तरफ बांध के रखें दोस्तों। फिर लास्ट में बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज टोटली रॉन्ग। कोई ऐसा लॉजिकल मेथड प्रोवाइड नहीं किया एरिस्टोटल ने जिसके बेसिस पे हम कहें कि हाँ ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम पे तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आज के टाइम पे हम यूटिलिटी जो है स्लेवरी की किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। एम्यूल कैंट ने एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी दिया था जिसमें कहा था कि ईच मैन इज अ एंड हिमसेल्फ। अपने आप में एक मैन कंप्लीट है और वो अपने आप में एक एंड है। नो वन शुड ऑट टू ट्रीट अदर एज अ मीन टू एन एंड। कोई भी इंसान दूसरे को एक मीन्स यूज़ करके अपने एंड को अचीव नहीं करना चाहिए और ना कर सकता है। हर एक इंसान अपने आप में एक एंड है। तो हर पर्सन की ईच पर्सन हैज ऑन इंटरेस्टिक वैल्यू एंड नो वन इज सॉट टू ट्रीटेड एज अ मीन्स ऑफ यूटिलिटी फॉर अदर। वही बात की कि किसी को हमें यूटिलिटी की तरह यूज़ नहीं करना है अपने प्लेजर के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं इट इज़ अ प्री जुडिशियल इन द सेंस इट प्री सपोज दैट ग्रीक्स वर फिट टू रूल द वर्ल्ड एंड दे शुड नॉट बी इंस्लेव इवन दे वर डिफीटेड बाय द बारबेरियंस। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वही प्रीजुडाइज हो जाते हैं कि वही कहते हैं कि चाहे ग्रीक जो है वो कहीं हार भी जाते हैं बारबेरियंस वॉर पे, फिर भी वो प्रिजनर नहीं बन सकते, स्लेव्स नहीं बन सकते। तो ग्रीक्स को अपने ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी इन लोगों में ग्रीक्स की, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दर्शाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी कंसेप्ट एरिस्टोटल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी डाउट्स हो दोस्तों, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा ID UPSC 5_।